अच्छा जी, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोगों को अपने देसी अंकल जिप्सी चैनल पे खुश-आमदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। कोस्टा रिका से आपसे बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। कोस्टा रिका की ट्रिप पे निकला हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ मैं थोड़ी-सी दास्तान कि सफ़र जो है वो कैसा गुज़रा एयरलाइन का, क्योंकि बाय रोड का सफ़र नहीं था, ये एयरलाइन का सफ़र था। तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात हो जाए कि कैसा गुज़रा। बारिश यहाँ पे किसी वक्त भी हो सकती है, होती रही है, मुसलसल तर-तर करके रुक जाती है। तो एनीवे तो कोपा एयरलाइन से सफ़र किया था मैंने। तकरीबन रात के या सुबह के समझ लें 12:30 बजे की फ़्लाइट थी और फ़्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम थी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रोसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और जहाज़ बिल्कुल नॉर्मल था जैसा होना चाहिए। कोई इसमें एक्स्ट्रा बेल्स एंड व्हिसल भी नहीं थी, लेकिन कोई कमी भी नहीं थी, साफ़-सुथरा, क्लीन। और तकरीबन 3 बजे के करीब उन्होंने लाके हमें जो है स्नैक्स वगैरह दिए खाने-पीने के लिए। भूख तो लगी थी मुझे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे। लेकिन ये कि 3 बजे का टाइम था एंड एनीवे डज़ नॉट माइंड, सफ़र में तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कम से कम उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की। और बिल्कुल ऑन टाइम जो है जहाज़ उड़ता हुआ वक्त पे अपने पनामा सिटी में लैंड कर गया। और पनामा सिटी इसका पहला स्टॉप ओवर था। स्टॉप ओवर से मतलब ये कि मुझे उतर के जहाज़ चेंज करना था, किसी और टर्मिनल पे जाके कैच करना था अगली फ़्लाइट पनामा से सैन होज़े की, जो कि कोस्टा रिका की सिटी जहाँ मुझे पहुँचना था। तो वो उसमें भी कोई बहुत बड़ा मेजर मसला नहीं हुआ, छोटा-सा बस था कि डिस्टेंस ज़्यादा था फ्रॉम जहाँ पे उन्होंने मुझे हम लोगों को ड्रॉप किया और जहाँ से लाके हमें अगली फ़्लाइट पकड़नी थी। लेकिन प्लेंटी ऑफ टाइम, जब मैं पहुँचा हूँ दूसरी जगह पे, तो वो उस वक़्त बोर्डिंग शुरू कर रहे थे। तो दैट वाज़ नॉट अनइवेंटफुल। और उसके बाद अगला जहाज़ बिल्कुल नॉर्मल था, सही था, उसमें कोई ख़राबी नहीं थी। वो सिर्फ़ 1 घंटे की फ़्लाइट थी। पहली फ़्लाइट जो थी वो तकरीबन 6.5 घंटे की थी। मतलब जब मैं चला हूँ सैन फ्रांसिस्को से, तो वो फ़्लाइट 6.5 घंटे की तकरीबन थी। उसमें काफ़ी हद तक कोशिश की सोने की और कुछ सोए भी, कुछ जागे भी। लेकिन ये कि उसके बाद जो है वो फ़्लाइट जो थी वो सिर्फ़ 1 घंटे की थी तकरीबन, पनामा से सैन होज़े एयरपोर्ट तक की। तो वो भी सही गुज़र गई बिल्कुल आराम से। उसमें उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही ये भी किया कि जाके कुछ चिप्स वगैरह दिए, जो कि मैंने खाए नहीं, और ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड किए। तो वो भी एक अच्छी सर्विस, 1 घंटे के अंदर उन्होंने चिप्स और ड्रिंक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए। तो एनीवे वो हुआ सिचुएशन, और वहाँ से भी लैंड किया। वहाँ से निकलने के बाद जो है इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुज़रना होता है। लाइन थी थोड़ी-सी, लेकिन ये कि इट्स नॉर्मल, इट्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि पूरी फ़्लाइट आई थी उसी वक्त। तो उस लाइन से गुज़रने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया और बाहर आके मुझे जो है एयरपोर्ट के अंदर ही काउंटर नज़र आया उसका, थ्रिफ्टी रेंटल कार का, जो कि मुझे पिक करनी थी। तो वो सिलसिला ये है यहाँ पे सैन होज़े एयरपोर्ट के ऊपर कि, और अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे यही सिस्टम है कि कार रेंटल काउंटर अंदर होते हैं एयरपोर्ट के, लेकिन कार एयरपोर्ट पे नहीं होती हैं। उसके लिए आपको उनकी शटल लेके कहीं जानी पड़ती है, विच इज़ नॉर्मल। सो उन्होंने कहा जी शटल, बंदे बहुत ही कोऑपरेटिव लगे रहते हैं। उन्होंने बिल्कुल राइट अवे जो है रवाना कर दिया मुझे शटल की तरफ, और बराबर शटल की तरह रवाना कर दिया बंदे के साथ जो ड्राइवर था। बहुत ज़्यादा मिलनसार बंदा था, बहुत बातें करने की कोशिश कर रहा था। इंग्लिश इसकी सेकंड लैंग्वेज थी, लेकिन जितनी भी कर सकता था वो कर रहा था और तसल्लियाँ दे रहा था, सब सही हो जाएगा। तो एनीवे तो वो वहाँ से थोड़ा-सा मसला ये था, उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो यहाँ की ट्रैफ़िक का इशू है कि काफ़ी दूर थी जगह वो जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हुई थी उनकी। तो यहाँ पे जो है मुझे तकरीबन 45 मिनट्स के करीब लग गए उसकी शटल में, क्योंकि बहुत स्टॉप एंड गो ट्रैफ़िक थी, बहुत ज़्यादा। तो ख़ैर वो भी उसके उन लोगों का कसूर नहीं है, तो ट्रैफ़िक का मामला है सैन होज़े की, जहाँ पे आप मेजर सिटी में जाते हैं अक्सर वहाँ पे होता है। लेकिन अमेरिका में क्योंकि आदत ख़राब हो चुकी है, वहाँ पे 10 मिनट में शटल सर्विस पे पहुँच जाते हैं, 10 मिनट से भी कम पे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा था कि क्या मुसीबत है, लेकिन ये कि ख़ैर वो टाइम असल में कमी थी। तो वो पहुँच गए शटल से उस जगह पे जहाँ से गाड़ी उठानी थी। अब वहाँ जाके जो वाक़या हुआ है ना, वो वही है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था। मैंने गाड़ी रेंट कर ली थी, पहले वो तो रेट फ़िक्स थे उसके। लेकिन उसके बाद जो थी इंश्योरेंस का मसला थोड़ा मेरे ज़हन में था, कि हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी कि इंश्योरेंस जो है वहाँ पे कोस्टा रिका में इज़ ए बिगर चैलेंज, क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करते। अगर आपकी बाहर की इंश्योरेंस कोई है तो उसको वो लोग अलाउ नहीं करते और कहते हैं कि आपको हमारी इंश्योरेंस लेनी है। और उनकी इंश्योरेंस जो होती है वो सुना जाता था कि बहुत ही महंगी होती है। तो वो वही बात निकली कि महंगी ही थी। लेकिन मैंने जब उनको कन्विंस करने की कोशिश की, वो बेकार में सारी चीज़ आएगी कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, मैंने ख़रीदी भी है। कहने के जी ये देखिए रूल लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ था उनके पास। अब पता नहीं कितना सा सही था, क्या गलत है। एनीवे आज तक देखा ये है कि जितनी भी मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें कोई बच नहीं सका उनकी इंश्योरेंस लेने से। तो मैं भी नहीं बच सका। और
$495 US डॉलर की इंश्योरेंस थी 7 डेज़ की। एक्सट्रीमली 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 एक्सपेंसिव। अमेरिका में जब हम इंश्योरेंस लेते हैं काउंटर पे जाके, अगर हमें लेनी पड़े, वैसे तो हमारे पास अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है तो वही चलती है ज़्यादातर, लेकिन अगर आपको लेनी भी पड़े तो नॉर्मली वो $12 to $15 और बहुत हुआ तो $18 पर डे होता है। ये तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट क्लोज टू $80-90 पर डे की पड़ी थी। लेनी पड़ी, मजबूरी है, क्योंकि दूसरे मुल्क में गाड़ी चला रहा हूँ, कोई मसला हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फुल कवरेज वाली इंश्योरेंस है, इसमें कोई आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। कोई फ्लैट टायर हो, डेंट पेंट हो, कोई एक्सीडेंट हो, गाड़ी चोरी हो, कुछ भी हो, आपको बस जाके रिपोर्ट लेके बता देनी है कि ये हो गया है। रिपोर्ट लेना भी एक मुसीबत है वैसे पुलिस से यहाँ पे, लेकिन ये कि वो लेना, और खैर वो होगी, पैसे देने पड़े। गाड़ी इटसेल्फ जो थी वो सिर्फ $150 रेंट के लिहाज से 5 दिन की थी, और वहाँ से गाड़ी लेकर निकला हूँ। तो पता ये चला मुझे एक और बात कि बुकिंग कराते हुए मैंने तवज्जो नहीं दी, मेरी गलती है, और ज़ाहिर है किसी और की गलती नहीं है। मेरा अपना जो है में बना हुआ था कि जी ऑटोमेटिक, तो पता ही चला कि मैंने असल में जो है वो स्टिक शिफ्ट बुक करा ली है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कोई चेंज भी हो सकती है, कहने कि सॉरी चेंज तो नहीं हो सकती, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जो हैं दूसरी वाली वो बुक हुई भी हैं। तो जनाब जहन में डाला, जल्दी से अपने आप को रेडी किया मेंटली कि जी ये तो होगा। मैं आपको पीछे का मंजर थोड़ा सा दिखाता जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो जानवर भी नज़र आते हैं। जैसे सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये बर्ड को पता नहीं कौन सी है, आई हैव नो आइडिया। 2 हैं, ये घूम रही, बड़ी खूबसूरत सी। इधर जो है ये कुछ और कुछ माउस की और उसकी बीच की चीज़ है, ये भी कोई अजीब सी चीज़ है, ये भी घूम रही है। लेकिन दिस इज़ व्हाट बेसिकली कोस्टा रिका इज़ ऑल अबाउट, कि जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको नेचर जो है वो भरी हुई नज़र आएगी। बेचारे को भगा दिया, क्योंकि मैं एक चीज़ जाके दिखाना चाह रहा था आपको कि तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रीम भी गुजर रही है पानी की। ये वो जगह जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। ये सारे जो हैं पीछे कैबिन जो आपको नज़र आ रहे हैं बने हुए, इनमें से एक कैबिन जो है वो मेरा भी है। तो दस बहुत बेसिकली इट इज़। लेकिन ये कि यहाँ पे छोटी सी उन्होंने आर्टिफिशियल तो नहीं है, लेकिन कहीं से पानी जो बारिश और बह के आता है उससे लेक भी बनी हुई है। हर तरफ ग्रीनरी 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 और ग्रीनरी है, और कोई कमी नहीं है उस चीज़ की बिल्कुल भी। यहाँ पे बत्तखें तैर रही हैं, अगर आपको नज़र आ रही हो थोड़ी सी, कि वो बत्तखें भी अपने पानी में तैरती फिर रही हैं, अपने जो भी है उनका सिस्टम। लेकिन पूरा इलाका जो है वो ग्रीनरी से भरा हुआ है। ओफो क्या कहा जाए, ओफो का लफ्ज़ ही कुछ नहीं है। हाय, तो ये सामने मेरी गाड़ी नज़र आ रही है, और वहीं पे कैबिन जो है वो भी एक तरह से मेरा अपना, ये दूसरे लोगों का कैबिन है, और मेरा कैबिन जो है वो दूसरी तरफ है। तो मैं थोड़ा सा आगे आपको जाके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये सारे आप देखें, पूरा एरिया जो है इज़ बेसिकली सराउंडेड बाय नेचर 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 एंड मोर नेचर। गाड़ी भी जो पार्क है वो भी ग्रासी पैच के ऊपर पार्क है। तो ये यहाँ पे किचन उन्होंने जगह बनाई हुई है, लेकिन ये कि किचन की फैसिलिटी थोड़ी सी दी हुई है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है क्योंकि दूर है ज़रा, और किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। तो इसलिए आई एम गोइंग टू फाइंड प्लेसेस टू ईट, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर। यहाँ पे तो मैं खाने वाने प्रिपेयर नहीं करूँगा, ज़रा तो कोशिश होगी कि बाहर से जाके देखा जाए। इस सीज़न में उन्होंने पूल बंद कर दिया है, तो पूल की सफाई भी नहीं की हुई है। तो अगर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि क्या है पूल, तो बेसिकली ये एरिया है, लेकिन बंद किया हुआ है सारा, उन्होंने पानी वानी निकाल दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अगर मुझे मौका मिल जाए थोड़ा सा। ये तो इलाका तो है ही है, बहुत ही खूबसूरत, सारी हर तरफ लगता है जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है। मतलब खूबसूरती के लिहाज से बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, मतलब ये नहीं कि ख़राबी है, लेकिन हर तरफ जंगल ही जंगल है। तो उसमें उन्होंने ये एक सीटिंग अरेंजमेंट की जगह भी बनाई हुई है शेड के अंदर, अगर बारिश हो जाए। लेकिन ये कि अगर पानी होता पूल के अंदर, तो ये सामने आपको स्टूल वगैरह नज़र आ रहे हैं, इस पर आप बैठें पानी के अंदर, पूल के अंदर, और सामने जो है खाने पीने की चीज़ें रखें अपने, खाएँ पिएँ आराम से पानी के अंदर बैठ के, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ की अट्रैक्शन है। और ये है इनका बेसिकली किचन का एरिया। बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, कोई इलाबरेट किस्म की नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक तो एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ चक्कर लगा के चला गया था मैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो है अगर आपको कुकिंग करनी है तो चूल्हा भी मौजूद है, वो वाटर केटल भी मौजूद है, और टोस्टर वगैरह ये छोटा सा सिस्टम मौजूद है, नीचे माइक्रोवेव भी है, और सामने प्लेटें वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। बड़े साइज़ का फ्रिज भी मौजूद है, और इसमें लोगों ने चीज़ें अपनी रखी हुई हैं, मुझे नहीं पता किसने रखी है। मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें ला के अपनी इसके अंदर रखूँ, कुछ आइसक्रीम और कुछ खाने पीने की चीज़ें लग रही हैं कि इसके अंदर रखी हुई हैं, चावल, और इसके अंदर भी कुछ और फ्रूट्स ये वो कटे हुए रखे हुए काफ़ी लोगों के लिए। आज उन्होंने लोग छोड़ के चले गए हैं, ये कि भी जहाँ ठहरे हुए हैं उन्हीं के हैं, हू नोज़। बाकी ये कि काउंटर है,
जिस पे आप आराम से बैठ के एंजॉय करें मंज़र को। सामने का पानी की आवाज़ आ रही है मुसलसल, वो पता नहीं आपको कितनी आ रही होगी। और ये मतलब धोने धुलाने की जगह है थोड़ी सी वो, और पकाने की चीज़ें। हर तरफ आपको आवाज़ें तो आ ही रही होंगी, पता नहीं मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, पानी की आवाज़ें आ रही नहीं आ रही हैं। पानी की आवाज़ें जो हैं वो हर तरफ हैं। बड़ा खूबसूरत जनाब मेरे पीछे का मंज़र। तो ये सारा इलाका जो है वो तो मैं एक्सप्लोर करूँगा। एक लेक दूसरी तरफ थी, एक लेक जो है वो इस तरफ भी बनी हुई है, और पैथवेज बने हुए हैं बड़े खूबसूरत। क्या हुआ, कल रात को मैं गिर गया। रात के अंधेरे में, बिल्कुल घुप अंधेरा था यहाँ पे, तो मैं वॉक अराउंड कर रहा था, मुझे ये पता नहीं चला। मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, एक केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि घुप अंधेरे में जब आप ऐसी जगह पे चल रहे हो तो ये जैसे ऊपर नीचे की जगहें थोड़ी सी और ब्रांचेस भी आई हुई हैं। तो रात के अंधेरे में मैं निकलाया था और आई जस्ट स्लिप एंड फॉल, सो हर्ट माई नी। इट्स नॉट बैड, वेरी बैड। कितना खूबसूरत जनाब वो पानी। छोटी छोटी ये जहाँ पे रह रहा हूँ यहीं की सारी चीज़ें हैं। मैं तो सोच रहा हूँ मुझे क्या ज़रूरत है कहीं दूर दूर जाने की, यही इंजॉय करने आया हूँ, यही इंजॉय करता रहूँ, बजाय इसके कि मैं किसी तरफ बहुत ही दूर निकल के जाऊँ और दूर जाके चीज़ें देखूँ। इतनी चीज़ें यहाँ पे करीब में, और बर्ड्स और बेशुमार भी आपको दिखाऊंगा मैं। अभी मैं जा रहा हूँ कि यहीं पे इसी बिल्डिंग में जहाँ ठहरा हुआ हूँ, यहीं पे एक ट्रेल बनी हुई है, बड़ी मशहूर ट्रेल है, वो आपको मैं ले आके दिखाता हूँ। लेकिन ये पैथवेज जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं बने हुए। इधर भी जनाब डिफरेंट कलर्स की बत्तखें जो हैं पानी के अंदर ब्लैक कलर की हैं, कुछ तैर रही हैं। बादल हैं आसमान के ऊपर खूब ज़ोर शोर से, बारिश किसी वक्त भी हो सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ वापस जाके एक चीज़ बुलाएं अपने कमरे में उठाऊँगा, फिर आपको आगे की जगह ले आके दिखाता हूँ मैं।